हमारे जितने भी एमडी साहब हैं वो तो सब जानते ही हैं। पांडे सर को कुछ कहना चाहता हूं सर सबकी तरफ से, क्योंकि मैं भी इसी बिरादरी का हूं, डायरेक्ट सेलर्स का ही रिप्रेजेंटेशन करता हूं जहां भी जाता हूं। कश्तियां हमने जला दी हैं भरोसे पे तेरे, कश्तियां आप सबकी तरफ से है ये, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में है ना हम, और जो भी छोड़ के आए हैं वापस जाने का इरादा तो है नहीं। कश्तियां हमने जला दी हैं भरोसे पे तेरे, अब लौट के यहां से हम नहीं जाने वाले। तो इस बड़े विजन और मिशन के साथ में सब साथी यहां पे पहुंचे हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत है। इतिहास जब जब बना है, जब वो बन रहा था तो मालूम नहीं था कि इतिहास की घटना बनेगी। महात्मा गांधी जी ने जब दांडी की यात्रा शुरू की और जो लोग उसमें शामिल थे, उस समय उनको नहीं मालूम था कि ये इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पे ये लिखी जाने वाली है और लोग इससे प्रेरित होंगे। उसी प्रकार की एक ऐतिहासिक घटना के आप साक्षी बनने जा रहे हैं। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई बहुत बड़ा मुकाम नहीं है टर्नओवर की दृष्टि से, लेकिन जब वो बड़ा मुकाम होगा और जो इतिहास रचने वाला है उसमें 5 दिसंबर 2021 की इस घटना का विशेष उल्लेख होगा। इस विजन के साथ हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और चंद लोग हैं, हम लोग बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग लोगों के लिए जानी जाती है। और यहां पे तो जितने भी लोग बैठे हैं सब एक से एक धुरंधर हैं। बिच्छुओं की एक बारात जा रही थी और किसी ने पूछा कि भाई तुम्हारा सरदार कौन है, तो किसी ने कहा कि जिसको हाथ लगा ले वही सरदार है। तो हम तो सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी टीमों का नेतृत्व करते हैं और बड़ा बड़ा प्रभाव है हमारा हम सब का ऊपर में। तो हम सब की और बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है कि हम जिस उद्देश्य के साथ में ये संस्था शुरू की जा रही है, संजीव सर हमारे बीच में आए, उन्होंने विजन शेयर किया कि किस उद्देश्य के साथ, किस भावना के साथ में इसकी शुरुआत की गई और इसकी सही में जरूरत है। जिस प्रकार से देश को चलाने के लिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हर पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती है, लेकिन उसका मकसद होता है कि वो देश को आगे लेके जाए। उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी एसोसिएशंस काम कर रही हैं। हर एसोसिएशन के अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके कुछ विचारधारा हैं, उसके कुछ काम करने का तरीका रहता है। और इतिहास ये बताता है कि जब कोई पार्टी बड़े विजन के साथ में चलती है तो वो बहुत बाद में शुरू होती है, लेकिन वो देश की नंबर 1 पार्टी जिस प्रकार से बन जाती है, जोश होना चाहिए। और वही जोश हमने संजीव सर के भाषण में आज हम सब लोगों को देखा, वो किस जोश के साथ और किस विजन के साथ में इसको आगे ले जाना चाहते हैं। संजीव सर को मैं क्रांतिकारी लीडर मानता हूं और उनकी जो फौज की बैकग्राउंड है वो उनके साथ में हमेशा रहती है। तो वही जोश रहता है, गलत बर्दाश्त नहीं होता है, गलत करना भी गवारा नहीं होता है। तो उस प्रकार की लीडरशिप इस एसोसिएशन के साथ है, तो हम लोग बहुत बड़ा करेंगे। थोड़ी सी मैं आपके साथ में थोड़ा सा हिस्ट्री शेयर करना चाहता हूं डायरेक्ट सेलिंग से, चूंकि पता नहीं किसने ये भीष्म पितामह का नामांकन आज कर दिया है। देखिए, हम सबका अपना अनुभव है और जैसे मैंने बताया कि हम सब लोग सरदार हैं अब अपनी कंपनी में और अपने लीडरशिप में हम लोग काम करते हैं। मैं 2001 में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से जुड़ा और तब से लगातार, पहले मेरे ख्याल से 6 महीने ऐसे रहे होंगे जब मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था, लेकिन जब मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में जाना उसके बाद में मैंने हमेशा से डायरेक्ट सेलिंग को अपनी टॉप प्रायोरिटी बना के रखा है। और एक ही तमन्ना है
कि जाते जाते जितना भी इस इंडस्ट्री ने मुझे दिया है उसके बदले मैं जितना दे पाऊं वो जिंदगी भर देता रहूंगा। 2010-11 तक बहुत अच्छा सब लोग काम करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अगर आप टिक के किसी भी कंपनी में 5 साल तक काम कर लोगे तो फिर आपको और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और मेरी एक ऑडियो टेप थी 45 साल या 5 साल, वो बहुत प्रसिद्ध हुई। तो उसमें भी यही विज़न था कि आप कोई भी काम कीजिए, ट्रेडिशनल बिजनेस कीजिए, आप जॉब कीजिए। जनरली आदमी 20 साल की उम्र में अगर उसको शुरू करता है तो 45 साल तक वो करता रहता है, 60-65 साल की उम्र तक करता रहता है और उसके बाद रिटायर हो जाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा अवसर है हम सब लोगों की ज़िंदगी में कि यहाँ पे अगर हम लोग 5 साल टिक के मेहनत कर लेंगे सही कंपनी के साथ में, तो फिर पूरी ज़िंदगी हम लोग फ्री रह सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो उसी विजन के साथ हम लोगों ने किया था। 2010-11 में सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी। जब हम लोग अपनी कंपनी में काम करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, तो हमें ये लगता है कि हमारी कंपनी से बढ़िया कोई कंपनी नहीं, और लगना भी चाहिए, यस और नो। और हम लोग बहुत इमोशनल होते हैं अपनी कंपनी को लेके। सब कुछ ठीक चल रहा था। 2010-11 का एक ऐसा दौर था जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए उस समय तो लगा ये बहुत बुरा दौर है, लेकिन अच्छी चीजें हमेशा बुरे दौर से निकलने के बाद ही बनती हैं। सोना कुंदन तभी बनता है जब उसको अग्नि से गुजारा जाता है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए 2010-11 का जो दौर था वो कुंदन बनने का दौर था। अग्नि परीक्षाएं थी, बहुत सारी कंपनियों के ऊपर में कार्रवाई हुई। हम सब लोग जानते हैं एमवे के बारे में, दुनिया की सबसे पुरानी कंपनी मानी जाती है, लेकिन उसके सीईओ को भी जो इतना बड़ा प्रभाव रखते हैं, गवर्नमेंट तक जिनका इन्फ्लुएंस रहता है। इंडिया गवर्नमेंट की परमिशन से वो कंपनी स्टार्ट हुई थी 1998 में। उस कंपनी के सीईओ को भी न केवल मात्र अरेस्ट किया गया, फिर बहुत लंबे समय तक उनको अंदर रहना पड़ा। देश की और बहुत सारी कंपनियों के ऊपर में कार्रवाई हुई। मैं जिस कंपनी के साथ में एसोसिएटेड हूँ और था, उसके साथ में भी कार्रवाई हुई। और उस समय ऐसा लगा, जैसे संजीव सर ने अभी बोला और दूसरे वक्ताओं ने भी बोला, कि अगर इंडस्ट्री जिंदा रहेगी तो कंपनी जिंदा रहेगी। एक शेर है कि घर सजाने का तसव्वुर तो बात का है, पहले ये तय किया जाए कि घर को बचाया कैसे जाए। तो उस समय ये एहसास हुआ कि अगर इंडस्ट्री मजबूत नहीं हुई तो फिर कोई भी कंपनी है वो अपने आप को ये कहे कि मैं नंबर 1 हूं, मैं दुनिया की नंबर 1 हूं, तो जब वो भी नहीं चल सकती तो फिर बाकी सब कंपनियों के लिए मुश्किलें तो हैं। और एक लंबा आंदोलन हम लोगों ने किया। डायरेक्ट सेलर्स में ये ताकत है कि वो जब किसी के पीछे लग जाएं, आदमी 100 बार मना करे तो भी उसको हम ज्वाइन करवा के छोड़ते हैं। तो ये हमारे खून में है ये चीज। और ऐसे समय में हमने उस आंदोलन को शुरू किया जब सारे के सारे न्यूज़पेपर, चाहे वो लोकल थे या वो राष्ट्रीय स्तर के न्यूज़पेपर थे, सब में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर गालियां निकाली जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि जो डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल है ये मॉडल ही खराब है, ये होना ही नहीं चाहिए ऐसा। हमने बड़ी दलीलें दी कि दूसरे देशों में कानून है, नियम है, चल रहा है सब, तो बोले कि नहीं, इंडिया में नहीं चलना चाहिए। और उस प्रकार के दौर में हमने आंदोलन स्टार्ट किया। मैं इसलिए आपके सामने ये बातें रख रहा हूं क्योंकि आप जिम्मेवार साथी हैं। आपकी कंपनी में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपको इसलिए बुलाया गया है क्योंकि आपकी कंपनी ये मानती है कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं और आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। और इसीलिए ये मैं थोड़ी संघर्ष की कहानी आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। हमने शुरुआत की, कंपनी बंद हो गई। मैनेजिंग डायरेक्टर जो थे वो बाहर थे, लीडर्स के पीछे पुलिस भाग रही थी, और वो ऐसा दौर था मेरी जिंदगी में, बहुत बुरा दौर था। घर में छुप के जाना पड़ता था, रात को 2 घंटे के लिए चले गए फिर वापस आ गए। और ऐसा कभी सोचा नहीं था कि
4-4 गाड़ियां बदलनी पड़ेंगी। तो उस दौर से हम लोग गुजरे फाइनली, और फिर हमने कहा कि यार ऐसे डर के बात नहीं बनेगी, खुल के मैदान में आना पड़ेगा, क्योंकि डर के आगे जीत है, ये हमने सुना है। और इसको प्रैक्टिकली हमने किया। हमने जंतर मंतर पे एक 3 दिन का प्रोग्राम रखा, और 3 दिन तक हम लोग जंतर मंतर पे रहे। हमने उस समय जितनी भी हमें नॉलेज थी, हम सरकार के पास में गए और कहा कि हमारी कंपनी बंद हो गई और बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। और उसके बाद फिर हमने रामलीला मैदान को हमने बुक किया। डायरेक्ट सेलिंग में पावर तो होती है हम लोगों में, लोगों की संख्या होती है, तो हमने रामलीला मैदान बुक किया 3 दिन के लिए कि एक बड़ा आंदोलन हम लोग वहां पे करेंगे। रामलीला मैदान बुक हो गया, परमिशन मिल गई, सब कुछ हो गया, पूरे देश में संदेश चला गया। और न केवल मात्र उस समय आरसीएम के ऊपर में इशू था, पितु और भी अच्छे लोगों ने, सबने ये चाहा कि हम लोग सपोर्ट में खड़े हों। एक दिन पहले हमारी परमिशन को रद्द कर दिया गया कि आपको परमिशन नहीं है, प्रशासन ने रद्द कर दिया, प्रशासन के पास में अधिकार होता है। पूरे हिंदुस्तान से लोगों के पास में सूचनाएं थी, बिहार से लोग ट्रेन में थे, बंगाल से लोग आ चुके थे, और हम लोगों ने कोई अनुभव नहीं है कि इस प्रकार की चीज। हमारा तो अनुभव क्या है, भाषणबाजी देने का है, प्लान कैसे दिखाना है, फॉलोअप कैसे करना है, स्टार्टअप कैसे करना है, वो अनुभव था। तो ये कोई अनुभव नहीं था। उस दौरान जब ये मालूम चला कि प्रशासन ने परमिशन दे दी है, लोग हैं, कहाँ लोगों को लेके जाया जाए, और लोग भी गुस्से में हैं। अगर आपने किसी ने रामलीला मैदान देखा हो तो रामलीला के मैदान के चारों तरफ में फुटपाथ बना हुआ है। उस फुटपाथ पे हम लोग 3 दिन तक वहीं पे रहे और रात को वहीं पे सोए। और वहां पे उसके साथ में सीवर की लाइन गई हुई है, सीवर के ढक्कन खुले हुए थे, वहां पे भयंकर बदबू थी, गंदगी थी। वहीं पे हम लोग रहे, वहीं पे हम लोगों ने खाना बनाया, वहीं पे हम लोगों ने खाना खाया। और जंतर मंतर में परमिशन ली हमने, 3 दिन बाद की परमिशन मिली, इसलिए 3 दिन हम लोग वहां पे रहे। और उसके बाद में कुछ हमने, और मैं जब ये बात कर रहा हूं तो मैं पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, उसका रिप्रेजेंटेटिव होके, और एक डायरेक्ट सेलर में कितनी ताकत है उसकी बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। वहां से हम लोग जंतर मंतर गए, रामलीला मैदान से पैदल लगभग 4-5 किलोमीटर का रास्ता है। हाथ में तिरंगा झंडा लिया हुआ था सभी ने, और तख्तियां लिखी हुई थी उस समय की, बहुत सारे फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे। मुझे मौका मिला संजीव सर के साथ में एक दिन वो सारी की सारी चीजें शेयर करने की। तो उस समय पांडे सर, हमने तख्तियों पे लिखा हुआ था कि हमें डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में कानून चाहिए, हमें डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइन चाहिए। 2011 की बात है। हमने ये लिखा हुआ था कि हम चिटफंड नहीं है, हमें कहा था कि हम लोगों को चीट नहीं करते हैं, हम लोगों को रोजगार देते हैं। उन बैनर्स के साथ हम लोग जंतर मंतर पे आए, और अब तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। जो लोग जानते हैं उनको ये मालूम होगा कि जंतर मंतर पे जो परमिशन मिलती है वो सुबह 10 बजे से लेकर और शाम 4 और मैक्सिमम 5 बजे तक मिलती है। तो कायदे से हमें भी इतनी परमिशन मिली थी, लेकिन शाम के 5 बज गए। हमें डर ये था, बीइंग ए लीडर, मैं उसको लीड कर रहा था पूरे एजुटेशन को, तो डर ये था कि 5 बजे तक प्रशासन तो यहाँ बैठने नहीं देगा। अब ये जो हजारों लोग आए हुए हैं, किसी का घर नहीं है, किसी की जेब में कोई पैसे नहीं कि सब लोग होटल में जाके रुक जाएंगे, अब ये लोग कहां पे जाएंगे यहाँ से। और जैसे ही 4 बजे तो लगा उनको कि कोई जा नहीं रहा, इधर सब जमे हुए हैं, तो उन्होंने बुलाया कि भाई तुम्हारा नेता कौन है। तो नेताजी हाजिर हुए, जी हाँ जी बताओ जी। भाई खाली करो ये सब, ये तो वीआईपी एरिया है, सारा का सारा यहाँ अलाउ नहीं है, मालूम नहीं तुम्हें, लेटर दे रखा है, ये कंडीशन है। तो उनसे रिक्वेस्ट किया, सर हम कहाँ जाएं, हमारा तो कंपनी बंद हो गई है सर, ये हो गया वो हो गया। बोले नहीं नहीं, ये सब यहाँ नहीं चलता, 4 बजे की परमिशन है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 बजे, उससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। पुलिस की गाड़ियाँ आ गई 10-20, चारों तरफ फोर्स आ गई। क्या किया जाए, सरेंडर हो गए। बता दिया कि ये स्थिति है, इतने दिन से काम कर रहे थे, सब ने अपने काम धंधे छोड़े हुए हैं, कोई बंगाल से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, और पता नहीं उन्होंने क्या दया दिखाई, ऊपर वाले की क्या कृपा रही। उन्होंने बोला कि आज रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। और हम सर
शायद अब तक वो इतिहास में दर्ज होगा। हम 13 दिन तक, 13 या 14 दिन तक लगातार हम लोग जंतर मंतर पे रहे, सुबह से लेकर रात तक वहीं रहे। और उस दौरान डायरेक्ट सेलर की ताकत हमें मालूम चली। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, क्या करें। बिहार का कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर था, वो बोला जी मैं अपने सांसद को बुला लाऊं। मैंने कहा इससे बढ़िया क्या हो सकता है। और एक डायरेक्ट सेलर की ताकत मैंने महसूस हुई और लोकतंत्र की ताकत मैंने महसूस हुई। बिहार का एक डायरेक्ट सेलर अपने सांसद की उंगली पकड़ के उसको मंच पे लेके आया और हमारे मंच पे लगभग 20 से 25 सांसद आए उस समय। मैं अगर कुछ नाम लूं, उस समय अच्छी बात क्या थी कि बीजेपी विपक्ष में थी, ज्यादा काम वाम कुछ था नहीं, सारे बीजेपी के ही आए और सबको हमने, मतलब हम सुषमा स्वराज जी से मिले उस समय, नेता विपक्ष थी, तो हमने एक वो बना रखा था पंपलेट, वो अपना ज्ञापन बना रखे थे हमने 4-5 पेज के। तो जितने भी हमारे डायरेक्ट सेलर थे सबको सुबह फाइल दे देते थे ज्ञापन लेके और वो सारे के सारे लिए घूमते थे। तो सुषमा स्वराज बोली क्या है, हर सांसद के हाथ में एक ज्ञापन है। तो उनसे भी हमारी बातचीत हुई। फाइनली हम लोग, बहुत संक्षेप में अगर मैं बताऊं तो राजनाथ सिंह जी से हम लोग मिले। मुगल सराय के कुछ डायरेक्ट सेलर थे हमारे बीच में और माननीय राजनाथ सिंह जी उसी एरिया से, चंदौली से बिलोंग करते हैं। तो उनके माध्यम से एक दिन हमें सूचना मिली कि राजनाथ सिंह जी की कोठी पे जाना है। तो पास में बगल में ही उनका रेजिडेंस था, तो वहाँ पे हम लोग गए। हमारे सामने राजनाथ सिंह जी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को कॉल किया फोन पे, हम सामने बैठे हैं, और उन्होंने बोला कि ये कुछ कंपनी के लोग आए हुए हैं, इनकी कंपनी को बंद कर दिया गया है और इनकी बात को जरा एक बार सुनो, बहुत परेशान है। तो मनमोहन सिंह जी ने क्या बोला हमें नहीं मालूम। राजनाथ सिंह जी ने बोला कि आप पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो मिनिस्टर हैं वो थे उस समय, बाद में वो पांडिचेरी के सीएम बने कांग्रेस से, नारायण स्वामी जी उस समय मिनिस्टर थे जो पीएमओ का सारा काम देखते थे। तो हम नारायण स्वामी जी से मिले। उसी दौरान 2-3 बार नारायण स्वामी जी से मिले और फाइनली नारायण स्वामी जी ने हमारे सामने, उन्होंने 1-2 बार बोला, बात नहीं बनी, और जब वो भी परेशान हो गए तो हमारे सामने चीफ मिनिस्टर राजस्थान को कॉल किया, सीएम गहलोत जी को। और पहली बार मैंने देखा कि एक सेंटर का मिनिस्टर कैसे सीएम से बात करता है। तो जैसे अपने जूनियर से बात करते हैं उस लहजे में उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि आपकी जो पुलिस है वो क्यों बिजनेस करने वाले लोगों के पीछे पड़ी हुई है। पुलिस का काम ये थोड़ा ना है कि बिजनेस करने वालों को डिस्टर्ब करे, उसको अपना काम करने दो। जब एक कंपनी चल रही है उसके लोग उससे परेशान नहीं है, क्योंकि हमारी जब कंपनी पे एक्शन हुआ तो किसी डायरेक्ट सेलर ने कंप्लेंट नहीं किया था। पुलिस ने सो मोटो एफआईआर लॉन्च की थी, कोई शिकायत नहीं थी किसी की। और फाइनली उन्होंने कहा कि जी आपका काम यहाँ से नहीं बनेगा, हम आपके साथ में हैं, दोबारा आ जाना, मैं आपके साथ में रहूंगा। नारायण स्वामी जी ने बहुत हेल्प किया उस समय। और वहां से हमने बोले जी ऐसे नहीं जाएंगे हम, पहले एक बार आप हमें टाइम दिला दो अशोक गहलोत जी का। तो उन्होंने टाइम दिलाया और हमारा 4-5 लोगों का प्रतिनिधित्व मंडल, जैसे भी किसानों की वार्ता चल रही ना, तो वैसे दौर में थे हम लोग भी उस समय, बैठे हुए थे वहां पे। तो 4-5 लोग मिलके वहां पे गए जाके, और उस समय जो पुलिस कमिश्नर थे उनसे पहले हमारी मुलाकात हुई। तो बोले पहले इनसे मिलो। तो जाके डंडा लेके हमारे पीछे लग गए, तुम सब चोर हो, ऐसा है वैसा है, तुमने गदर मचा रखा है। मैंने कहा साहब बात तो सुन लीजिए, क्या सुने ये वो। तो फिर हमारे में से मिस्टर विनोद मंडोत्रा थे उस समय, तो उन्होंने बड़े, एक साथी थे, उन्होंने बहुत जोरदार तरीके से अपनी बातचीत रखी। उन्होंने बोला सर आप सुनेंगे नहीं तो फिर तो जो आपके मन में है वो आप सुनेंगे तो हम बातचीत करेंगे। तो फिर हमने उनको एग्जांपल दिया कि ये पेन है, ये बाजार से अगर मैं लेता हूँ तो ये मुझे 10 रुपए का मिलता है, लेकिन हम डायरेक्ट सेलिंग से मिलते हैं यही पेन और इससे भी बेटर क्वालिटी का जो मुझे 9 रुपए से मिलता है, तो क्यों मैं डायरेक्ट सेलिंग से नहीं ले लूं, और इसमें चिटफंड कहां पे हो गया। तो उन्होंने कुछ हमारी बात सुनी और फाइनली हम गहलोत जी से मिले। उन्होंने कहा कि हम आपकी इसके ऊपर में कमेटी बनाते हैं, काम करेंगे, और उन्होंने आश्वासन दिया हमें। और फाइनली हम लोग वहां से तो उठ गए।
और बड़ा मुश्किल होता है उस समय जब एक दीवाना डायरेक्ट सेलर ये कसम खा के आता ना, किसानों के आंदोलन से मैं कुछ चीजें सबक सीख रहा था। जब आप लंबे समय तक किसी जगह बैठ जाते हो और फिर घर जाना मुश्किल हो जाता है, तो जो डायरेक्ट सेलर थे ना वो आत्मदाह करने के लिए तैयार थे कि सर यहाँ जंतर मंतर से तब उठेंगे जब कंपनी खुलवा देंगे। उनको बड़ी मुश्किल से समझाया, बड़े प्यार से समझाया कि कंपनी खुलेगी, हम सब साथ में हैं, और 5-7 दिन का टाइम दो सिर्फ। तो 5-7 दिन में कुछ हुआ नहीं। फिर फाइनली हम लोग, संजीव जी तो जानते हैं, राजस्थान में सचिवालय के पास में एक मैदान है, उद्योग मैदान, जहाँ सारी परेशान आत्माएं वहीं पे आके बैठती हैं, धरने देती हैं। तो वो हमें बताया गया कि भाई जो जयपुर का जंतर मंतर है ना, उद्योग मैदान है। तो हम लोग वहां पे गए और वहां पे भी वही ड्रामा शुरू हुआ कि जी परमिशन सिर्फ 10 बजे से लेकर 5 बजे तक है। तो वहां पे हम गए। वहां पे देखिए हमारे डायरेक्ट सेलर में बहुत ताकत है। उसका एक एग्जांपल बताना चाहते हैं। एग्जांपल तो मैंने ये दिया कि जब हमारे सामने कोई रास्ता नहीं था, उस समय एक डायरेक्ट सेलर अपने सांसदों को पकड़ के लाया और लगभग 20-25 सांसद आए। और इतना ही नहीं, लोकसभा में प्रश्न काल में प्रश्न पूछा गया, वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। तूफानी सरोज सांसद थे उत्तर प्रदेश से, समाजवादी पार्टी के सांसद थे शायद। उन्होंने लोकसभा में प्रश्न पूछा कि ये कंपनी है आरसीएम, उसको सरकार ने क्यों बंद कर दिया, इतने सारे लोग बेरोजगार क्यों कर दिए। वो प्रश्न उन्होंने पूछा, वहां तक हमारी आवाज गई। यानी जब हम लोग इकट्ठे अगर और हो जाएं, अभी पवन जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि अगर उस समय सारी की सारी एसोसिएशन जैसा कोई मॉडल होता ना, तो 1 महीना भी काफी था, दोबारा से कंपनी शुरू हो जाती। 1 साल इसलिए लग गया क्योंकि रास्ते मालूम नहीं थे, यूनिटी नहीं थी कहीं ना कहीं। सो वहां पे हम लोगों ने, वहां भी वही शुरू हुआ। 5 बजे हमें मालूम था कि जंतर मंतर होने वाला है। पुलिस आ गई जी, परमिशन खत्म आपकी, चलो यहाँ से। तो जो एसएचओ थे, और पेपरबाजी उस समय भी चल रही थी, नेगेटिविटी थी पूरी की पूरी। तो उस समय ये सारी की सारी चीजें जब चल रही थी, तो उस समय हमारे एक साथी थे, उनको जोगिंदर नरवाल, करनाल से थे वो, उनके रिश्तेदार थे जो उस समय राजस्थान में जाट सभा के प्रधान थे, राजा राम मील। तो उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। हमने बोला जी हमारे वो पुलिस वाले आ गए, हमारे टेंट पाड़ रहे हैं। कौन पाड़ रहा है? मैं करता हूँ बात। कौन है एसएचओ? तो वो बहुत दबंग आदमी है। उनके दामाद वहां के उसके कमिश्नर थे पुलिस के उस समय, और बहुत रेपुटेड, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं राजा राम जी मील। तो उन्होंने हमारे सामने एसएचओ को धमका दिया। तो फिर हमें भी लगा कि यार अब हमें कोई डर नहीं है किसी चीज का। तो हम बिल्कुल 56 इंच का सीना तान के वहां पे बैठ गए थे। और फिर हमने एक इतिहास रचा। मेरे ख्याल में संभवतः किसानों ने उस शायद हमारे उसको क्या बोलेंगे, रिकॉर्ड को तोड़ा है। 155 या 156 दिन तक, 155-56 दिन का मतलब हो गया 5 महीने से ज्यादा दिन रात हम लोग एक जगह बैठे रहे। 10 अक्टूबर तक हमने, 10 अक्टूबर था या 5 अक्टूबर था, एक्जेक्टली मुझे याद नहीं, अक्टूबर 2012 तक हमने वो आंदोलन किया। हमने उस दौरान पूरी बरसात सहन की, बारिश का मौसम हमारे ऊपर गुजरा। टेंट थे, और टेंट भी कोई वीआईपी टेंट नहीं थे, बिल्कुल सिंपल वाले टेंट थे जो गरीबों की शादी में गांव में लगाए जाते हैं, जिसमें पानी चूता था। वहीं पे खाना बनाते थे, वहीं पे गर्मी हमने सहन की, और रोजे आए उस दौरान। हमारे जो मुस्लिम साहब भाई थे वो वहीं पे रोजा करते थे, उसी गर्मी में रह के। पता नहीं क्या क्या किया लोगों ने, प्रार्थनाएं की। जो क्रिश्चियन थे वो बैठे रहते थे बेचारे पेड़ के नीचे कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान यीशु हमारी सुनेंगे। हवन करते थे हम लोग, जप करते थे। और उम्मीद में कितनी ताकत होती है, एक आम आदमी की उम्मीद में कितना अंतर होता है, उसका भी मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ आपको। हम जो लीड कर रहे थे उस आंदोलन को, हमारा काम ये था कि हम लोग सचिवालय में जाते थे, और हमारी उस समय पांडे सर एक ही डिमांड थी कि सीएम से मिले। सीएम से पर्सनली मैं लगभग 25 बार मिला हूँ। उनका वीकली जनता दरबार रहता था उनकी कोठी पे, हम लोग पहुंच जाते थे और वो दूर से जान जाते थे कि अच्छा तुम आ गए हो आंदोलन वालों, क्या हाल चाल है, दूर से वो पूछने लग जाते थे। तो वो ये कहने लगे कि यार
कोर्ट में केस है, हाई कोर्ट में है, हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे साथ में गलत हुआ है, मान लिया, रास्ता बताओ। अब जैसे योगेश शर्मा जी यहाँ पे हैं, वहाँ उस समय हमारे जो लॉयर थे, हम उनके पास में गए, जी रास्ता बताओ, तो उन्होंने रास्ता ही बताया सर कि भाई सरकार स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट सेलिंग पे गाइडलाइन लेके आए और कंपनी एक एफिडेविट दे कि हम डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन को फॉलो करेंगे और फिर कंपनी खुल सकती है। तो अब सरकार में ये मालूम नहीं कि भी गाइडलाइन डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है, तो ये बड़ा सबसे बड़ा इश्यू रहता है। तो वो ऑफिसर्स को हम समझा रहे हैं जी ये मैन्युफैक्चरर होता है जी, ये C&F होता है जी, ये होलसेलर होता है जी, ये रिटेलर होता है जी, ये विज्ञापन का खर्चा होता है जी, तो सबको समझाया। तो धीरे धीरे फिर उन्होंने बोला जी हम कुछ नहीं जानते, आप तो हमें बताओ कि क्या चाहिए। तो हमने एक पेपर तैयार किया, FDSA एक ऑर्गेनाइजेशन है, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, तो उसकी डायरेक्शन में राजीव गुप्ता जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे वहां पे, AP रेड्डी जी प्रेसिडेंट, तो उन्होंने एक गाइडलाइन ड्राफ्ट की और हमने कहा जी गाइडलाइन ऐसी होती है, और जो लिख के दिया था पांडे सर, कई जगह स्पेलिंग मिस्टेक थी, जब गवर्नमेंट ने रिलीज की ना स्पेलिंग मिस्टेक भी ठीक नहीं हुई, एडिट आ गई हमारे पास। हाँ ये सीरियसली नहीं, यहाँ की नहीं, मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, राजस्थान की। सेंटर में तो आप जैसे पर्सनैलिटी बैठे हैं सर, कहाँ गलती छुपेगी, तो मैं स्टेट गवर्नमेंट की बातचीत कर रहा हूँ। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने सर गाइडलाइन दी और गाइडलाइन के नोटिफिकेशन में ये लिखा है क्लियरली कि फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के आग्रह पे हम ये गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। उनका मानना है कि इससे डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार अच्छे से और सही तरीके से, अनुशासित तरीके से चल सकता है। तो वहां पे सर वो गाइडलाइन रिलीज हुई। गाइडलाइन रिलीज होने के बाद में हम लोग जैसे किसान अभी उत्साहित है कि सरकार ने तीनों कानून वापस ले लिए, तो वैसा खुशी का माहौल हमारे बीच में था और हम लोग वहां से वापस लौट के आए। लौट के आने के बाद में एक चीज समझ में आ गई बहुत अच्छे से कि हम कंपनी को कितना भी बड़ा बना लें, लेकिन अगर इंडस्ट्री बड़ी नहीं होगी और इंडस्ट्री मजबूत नहीं होगी तो कभी भी कंपनी को दोबारा कोई भी बंद कर सकता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बढ़िया है, तो उसमें पावर्स दी हुई है। एक SHO को ये पावर है कि वो एक बार तो किसी भी कंपनी को बंद कर सकता है। कंपनी आपकी कितनी पुरानी है, मैं और कुछ एक दो चीजें और मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि आपने डायरेक्ट सेलिंग को लीड करना है। जब कोर्ट में केस था, पहली हीयरिंग हुई, संभवतः 24 दिसंबर की बात है ये। पहली हीयरिंग में वकील ने, हमारे वकील ने ये बोला 10 सालों से काम कर रही है, 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं, पूरे देश में इस कंपनी के पास में एक भी शिकायत दर्ज नहीं है आज तक की हिस्ट्री में। फिर पुलिस को ऐसा क्या लगा कि उसको लगा कि ये कंपनी सही नहीं है। तो जज साहब ने पूछा कि भाई बताओ, जवाब दो, कोई केस हुआ है, ये हुआ है, तो कोई केस तो तब तक था नहीं। उसके बाद में 15 दिन की जो दूसरी हीयरिंग हुई, उसके बाद में प्रशासन इतनी बुरी तरह से पीछे पड़ गया कि कम से ज्यादा तो नहीं, मेरे ख्याल में 40-50 FIR दर्ज हो गई। और बिल्कुल एकदम ऐसी स्थिति हो गई थी उस समय कि यार एक FIR से निपटेंगे तो दूसरी आ जाएगी, दूसरी से निपटेंगे तो तीसरी आ जाएगी। तो उस दौर में कहीं ना कहीं हम थे, तो वो डर था कहीं ना कहीं खुलने के बाद में कि यार कोई भी आदमी बंद करवा सकता है। तो उस समय पहली बार डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के साथ में हम लोग क्लोजली जुड़े और एक ऑर्गेनाइजेशन बनी उस समय, DSDWA, डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन। और एसोसिएशन के लोग मेरे पास में आए जब वो बन रही थी कि भाई आप आओ, आपने आंदोलन को लीड किया है तो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन को भी आप लीड करो। तो मैंने कहा कि अभी तो लोग इधर उधर बिखरे पड़े हैं, कोई इस कंपनी में चला गया, कोई उस कंपनी में चला गया है, उनको इकट्ठा करना है, कंपनी चलानी है, तो मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। तो उन्होंने बोला कि नहीं आपको ही करना पड़ेगा। तो फाइनली 1 महीने तक वो मेरे पीछे पड़े रहे और फिर फाइनली मुझे सौभाग्य मिला DSDWA का फाउंडर प्रेसिडेंट बनने का। वहां से मैं डायरेक्ट सेलिंग के नजदीक में आया
और जब आप किसी चीज के नजदीक में आते हैं ना तो वहां पे आके चैलेंजेस, इश्यूज भी मालूम चलते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एहसास कहीं ना कभी आपको होता है। तो वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हुआ और हमने शुरुआत की आरटीआई लगाने की। मैं पांडे से ये बात कर रहा हूँ 2012 की। हमने सबसे पहले आरटीआई लगाई, शायद कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री में लगाई या कॉमर्स मिनिस्ट्री में लगाई। हमने क्या लगाया उसमें कि हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, हमारा डायरेक्ट सेलिंग का ये मॉड्यूल है, ऐसे हम लोग पैसा बांटते हैं। ये फिर कुछ क्वेश्चन पूछे उसमें, ये इंडिया में लीगल है या नहीं है, हमारी इसके लिए कौन सी मिनिस्ट्री है। तो ऐसी कुछ हमने वहां पे लगाया और वहां से रिप्लाई आया कि भाई हम आपका जो ये कारोबार है हमारे मंत्रालय के अधीन नहीं आता। फिर हमने दूसरी में लगाई, फिर तीसरी में लगाई कि कोई ना कोई तो माई बाप होगा देश में। सबकी तरफ से लगभग एक जैसा जवाब। और हमारे